हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हार्ड। इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 6 का एसएसटी का पीरियोडिक टेस्ट 2 का एक सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे 2024 का। ठीक है, तो ये सैम्पल पेपर नंबर 3 है। एसएसटी के और 2 सैम्पल पेपर्स मैंने पिछले वीडियो में अपलोड किया था। आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 6 पीरियोडिक टेस्ट 2 क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, तो फिर आज का पेपर स्टार्ट करते हैं। तो ये एक सैम्पल पेपर है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर नहीं है। जब ओरिजिनल एग्ज़ाम होगा आप लोग का तो उस समय मैं आप लोग का मैं क्वेश्चन पेपर्स अपलोड कर दूँगी ओरिजिनल वाला। तो फिर ये सैम्पल पेपर अभी स्टार्ट करते हैं। तो ये टोटल मार्क्स आपका रहेगा 40 और टाइम दिया जाएगा 90 मिनट्स। इसका मतलब 1.5 घंटा आप लोग को टाइम दिया जाएगा। और इस पेपर में 6 सेक्शंस होंगे, कुछ MCQ क्वेश्चंस होंगे और कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स के, और 3 मार्क्स के कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे 5 मार्क्स के, और केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जिसमें आप लोग को या तो कोई पिक्चर दिया जाएगा या फिर कोई पैराग्राफ दे दिया जाएगा आपके बुक से, और उस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनको आंसर्स आपको देने होंगे। और लास्ट में आप आएगा मैप का वर्क, जो कि आप लोग का हिस्ट्री से रहेगा। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि है MCQ। और इससे पहले ये स्टार्ट करने से पहले और एक बात बता दूं कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कोई भी वीडियो मैं आप लोग के क्लास के रिलेटेड डालूँ तो आप लोगों से मिस ना हो। ठीक है, और आप लोग अपना एग्ज़ाम का अच्छे से प्रिपरेशन कर सको। तो ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये फुल इस तरह से आप लोग का क्वेश्चन पेपर आएगा। ये रहा आपका केस बेस्ड क्वेश्चंस है, और इन सब के आंसर्स का मैंने अलग से PDF नीचे बना के इसमें अटैच कर दिया। ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन का इस तरह से मैप वर्क लास्ट रहता है, तो ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो इसका आंसर्स मैंने नीचे अच्छे से दे दिया सारा, आप लोग यहाँ से इसको कर सकते हो। क्वेश्चन सारे सेम है, आप लोग मैच करके देख लेना। तो पहला MCQ क्वेश्चन है, माउंट एकानगुआ इज़ द हाईएस्ट पीक। ये हाईएस्ट पीक कहाँ का था, कौन से पीक का हाईएस्ट पीक, कौन से रेंज का ये हाईएस्ट पीक है, तो ये होगा एंडीज़। वाई आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन कॉल्ड हड़प्पन्स। इंडस वैली सिविलाइजेशंस के जो लोग थे उनको हड़प्पन्स क्यों कहा जाता था, क्योंकि हड़प्पा ही पहला सिटी था जो पहले एक्सकेवेट किया गया था। एक्सकेवेट मतलब खोदा गया था, खोद करके आर्कियोलॉजिस्ट लोग ने सबसे पहला सिटी हड़प्पा ही था जिसका खोज किया था। ठीक है, तो इसलिए वहाँ के लोगों को हड़प्पन्स कहा जाता है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द संघ इन बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म में संघ का मतलब क्या होता है, तो ये होता है इट इज़ अ कम्युनिटी ऑफ मॉन्क्स और नन्स। तो मॉन्क्स जो साधु होते हैं ना उनको कहा जाता है, जो जेंट्स होते हैं उनको मॉन्क्स कहा जाता है, जो लेडीज़ होते हैं ना उनको नन्स कहा जाता है। तो इनका एक कम्युनिटी होता है जिसको कि संघ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। डैश इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट एंशियंट ऑफ द 4 वेदास। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे एंशियंट वेदास 4 वेद में से होता है ऋग्वेद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहाँ पे सिचुएटेड है, ये है आप लोग का न्यू दिल्ली में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी का कौन सा एग्जाम्पल है, तो इससे पहले आपको जाना पड़ेगा कि प्राइमरी एक्टिविटी होता क्या है। प्राइमरी एक्टिविटी ऐसा एक्टिविटीज़ होते हैं जिनमें काम किए जाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पे बैंकिंग कोई नेचुरल रिसोर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी नहीं है, ऑटोमोबाइल। तो एग्रीकल्चर तो टोटली नेचर के ऊपर डिपेंडेंट होता है ना, तो एग्रीकल्चर हो गया आपका प्राइमरी एक्टिविटी। ठीक है, तो ये सारे MCQ हो गए। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेक्शन B स्टार्ट हो रहा है आपका, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो फिर यहाँ पे देखो, वाई आर प्लेट्यूज कॉल द स्टोर हाउसेस ऑफ मिनरल्स। प्लेट्यूज को स्टोर हाउसेस ऑफ मिनरल्स क्यों कहा जाता है। प्लेट्यूज आर कॉल्ड स्टोर हाउसेस ऑफ मिनरल्स बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स सच एज कोल, आयरन ओर एंड मैंगनीज। क्योंकि प्लेट्यूज जहाँ भी होते हैं ना वहाँ पे उसके अंदर में मतलब ज़मीन के अंदर में बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज मिलते हैं, जैसे कि कोल हो गया, आयरन ओर हो गया, मैंगनीज हो गए, है ना। और उसको जैसे कि आप लोग को पता है प्लेट्यूज माउंटेन्स ऐसे होते हैं और प्लेट्यूज इस तरह का होता है। और मान लो यहाँ पे मिनरल्स है तो इसको निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। मान लो माउंटेन्स पे अगर होते तो कितना बहुत ज़्यादा अंदर डिग करना होता है ना, तो ये जो थोड़ा सा फ्लैट होने के कारण यहाँ से मिनरल्स को इजीली बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेट्यूज को स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन एंड अंडर हुज लीडरशिप वाज अमूल सेटअप। अमूल के बारे में तो आप सभी जानते हैं, ये एक ब्रांड है
मिल्क का, है ना। तो ये कब सेटअप किया गया था? ये सेटअप किया गया था 1946 में अंडर द लीडरशिप ऑफ त्रिभुवनदास पटेल। हाँ, इनका लीडरशिप में। ये आप नहीं भी लिखने से होगा, ये लॉयर और फाइटर भी थे, इतना भी नहीं लिखने से होगा। एंड डॉक्टर वर्गीस कुरेन, ये कौन थे? एक इंजीनियर थे हु वाज वर्किंग एट डेयरी फैक्ट्री इन मुंबई। ठीक है, ये इनका प्रोफेशंस बस मैंने आप लोग को जानने के लिए लिख दिया था, आप लोग इतना नहीं भी लिखने से होगा, आप लोग लिख सकते हो। अमूल वॉज सेटअप इन 1946 अंडर द लीडरशिप ऑफ त्रिभुवनदास पटेल एंड डॉक्टर वर्गीस कुरेन, ऐसे लिखने से होगा। मगर इनको एडवाइस किसने दिया था? आफ्टर एडवाइस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये कौन थे? एक नेशनल लीडर थे। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट 2 मार्क्स का था, इसलिए आप लोग को इतना डिटेल में नहीं लिखना है, इतना लिखने से हो जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन सी, जो है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रीज़न फॉर डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था वो डिक्लाइन क्यों हो गया था, है ना। आप लोग ने पढ़ा होगा वो कितना वेल मैनेज था, इतना अच्छा वाटर सिस्टम था उन लोग का, ड्रेनेज सिस्टम था, घर कितने सब, तो डिक्लाइन क्यों हुआ? तो प्रॉस्पर होना चाहिए था। तो आर्कियोलॉजिस्ट लोग सजेस्ट करते मेनली 2 फैक्टर्स डिक्लाइन होने के हड़प्पन सिटीज़ के। पहला क्या था कि कोई ना कोई क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज ऐसा हुआ होगा उस समय में कि रिड्यूस्ड रेनफॉल, बारिश बहुत कम हुआ होगा, जिसके कारण एग्रीकल्चर ख़त्म हो गया होगा, क्योंकि हड़प्पन्स का तो मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर था, है ना। तो आप लोग इस तरह से लिखोगे, फर्स्ट अ क्लाइमेटिक चेंज अराउंड 2200 BCE caused reduced rainfall, making agriculture harder and leading to food shortage, जिसके कारण उन लोगों का फूड शॉर्टेज हो गया होगा। और सेकंड, द सरस्वती रिवर ड्राइड अप, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन सरस्वती रिवर के साइड में था, है ना। तो मे बी सरस्वती रिवर जो था मे बी वो सूख गया होगा, जिसके कारण वहाँ के लोगों का पानी का शॉर्टेज होने के कारण वो लोग वहाँ से दूसरे जगह चले गए होंगे, जैसे कि कलिबंगन और बनावली। ठीक है, अच्छा नहीं, कलिबंगन यहाँ से लोगों ने, मतलब यहाँ से लोगों ने इन 2 जगहों के नाम जो दिए गए ना, ये 2 सिटीज़ है जहाँ पे लोगों ने खाली कर दिया होगा जगह को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ मेंट बाय यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन द इंडियन सिनेरियो। तो इंडियन सिनेरियो के हिसाब से यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन द इंडियन सिनेरियो रेफर्स टू द आइडिया दैट, तो ये क्या मीन करता है? डैट डिस्पाइट द कंट्रीज वास्ट डिफरेंसेस इन लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन एंड ट्रेडिशंस, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ यूनिटी अमॉन्ग इट्स पीपल। जैसे कि आप देख सकते हो, यूनिटी का मतलब होता है एकता, और डाइवर्सिटी मतलब इतने सारे अलग अलग, जैसे कि हमारा इतना बड़ा कंट्री है, उसमें सबके लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है ना, रिलीजन सबके अलग अलग है, ट्रेडिशंस अलग है, मगर फिर भी क्या है, सब एक यूनाइट होके हम लोग एक नेशन को बनाते हैं ना। तो इसी को कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये भी 3 मार्क्स का था, ज़्यादा नहीं लिखना है, 3 लाइन्स लिखने से भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट। डेमोक्रेसी क्या होता है और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? Democracy is a system of government where citizens have the power to participate in decision making either directly or through elected representatives. Democracy एक सिस्टम है गवर्नमेंट का, जिससे सिटीजन्स जो है ना मिनिस्टर्स को चूज़ कर सकते हैं, इधर डायरेक्टली वोट देके या फिर इनडायरेक्टली बाय रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? सेकंड पार्ट का आंसर यहाँ है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट अलाउज पीपल टू हैव अ वॉइस इन हाउ दे आर गवर्न, प्रमोट्स क्वालिटी एंड इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ लीडर्स टू द पब्लिक। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि मान लो जो मिनिस्टर्स हमारे देश को रूल करेंगे उसे लोग खुद से चूज़ कर सकते हैं, है ना, तो वो अच्छा बेटर होता है। तो कोई भी मिनिस्टर या फिर कोई भी रूलर ऐसा अपना मन मर्जी का नहीं कर सकता। ठीक है, मान लो उसने अच्छा काम नहीं किया तो नेक्स्ट इलेक्शन में क्या कर सकते हैं, लोग उनको वोट नहीं देके किसी और को वोट दे सकते हैं, तो ऐसा होता है। तो ये हो गया आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट। अब आ गया सेक्शन डी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट चैलेंजेस डू पीपल फेस लिविंग इन माउंटेनियस रीजन्स। तो जो लोग माउंटेनियस रीजन्स में रहते हैं उनको क्या चैलेंजेस फेस करने को मिलता है। तो इसमें आपका 5 मार्क्स है ना, तो आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं वैसे। ठीक है, तो पहला पॉइंट है आपका फ्लैश फ्लड, कभी भी फ्लड आ जा सकता है। इट इज़ अ फ्लैश फ्लड होता क्या है, आपको थोड़ा मेंशन करना होगा एज, क्योंकि ये 5 मार्क्स का है, थोड़ा आंसर लंबा लिखना होगा। इट इज़ द सडन फ्लड, सडनली फ्लड आ जाना इन अ लोकल रीजन ड्यू टू
क्लाउड ब्रस्ट है ना, बोलते हैं ना आसमान फट जाता है, आसमान फटने का मतलब आसमान नहीं सॉरी बादल फट जाना, बादल फटने का मतलब बहुत ज़्यादा ज़ोर से बारिश होता है उस समय में और अचानक से फ्लड आ जा सकता है, जिसके कारण बहुत सारे घर और रास्ते डैमेज हो जा सकते हैं। ठीक है, ये पहला डिफ़िकल्टीज हो गया। दूसरा लैंडस्लाइड, ज़्यादा बारिश होने से क्या होता है, लैंडस्लाइड होता है। सॉयल एंड रॉक स्लाइडिंग डाउन स्लॉप्स एंड डिस्ट्रॉय होम्स एंड ब्लॉक रोड्स इन माउंटेन एरियाज। माउंटेन एरियाज़ में जो रोड्स होते हैं ना वो लैंडस्लाइड के कारण कभी कभी ब्लॉक भी हो जाते हैं। थर्ड रीज़न है आपका एवलांचेस। इट इज़ अ लैंडस्लाइड। एवलांचेस का मतलब एक तरह का ये लैंडस्लाइड ही होता है, ड्यू टू होता है ये हैवी स्नोफॉल। लैंडस्लाइड था बारिश की वजह से, मगर एवलांच जो आता है ना वो ज़्यादा स्नोफॉल की वजह से होता है। लार्ज स्नो स्लाइड्स कैन डैमेज विलेजेस, डिस्टर्ब ट्रैवल टू स्नोई माउंटेन रीजन्स, तो जिसके कारण ट्रैवल भी थोड़ा करना मुश्किल हो जाता है। फिर नंबर डी, हैवी स्नोफॉल का प्रॉब्लम होता है। एक्सेसिव स्नो कैन ब्लॉक रोड्स, लिमिट एक्सेस एंड कॉज डैमेज टू हाउस एंड माउंटेन एरियाज। ज़्यादा स्नोफॉल होने से भी क्या होता है, रास्ते जो होते हैं ना वो बंद हो जाते हैं, बहुत सारे हाउसेस डैमेज हो जाते हैं जो कि माउंटेन एरियाज़ में पड़ते हैं। फिर लास्ट है आपका क्लाउड ब्रस्ट, जो हमने फर्स्ट में ये किया था। क्लाउड ब्रस्ट मतलब होता है बादल का फटना, मतलब बहुत तेज़ बारिश होना वहाँ पे। इंटेंस शॉर्ट ब्रस्ट ऑफ रेन कैन लीड टू सडन, जिसके कारण सडनली फ्लड्स आ जाते हैं और इससे सॉइल इरोशन भी बहुत ज़्यादा होता है और घर और जितने भी रास्ते ये सब होता है पानी के फ्लड में डूब जाते हैं, है ना। तो ये सारे आप लिख सकते हो, यहाँ पे 5 पॉइंट दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द प्राइमरी सेक्टर, क्या होता है, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द सेकेंडरी सेक्टर, से ये अलग कैसे होता है, एंड गिव वन एग्जांपल। आपको एक एग्जांपल देके आपको बताना है। तो पहले तो आप इन दोनों का डिफरेंस लिख दो, इसी से समझ में आ जाए कि इन दोनों का डेफिनेशन लिख दो, इससे समझ में आ जाए कि ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट क्यों हैं। The primary sector includes all those activities that directly depend on natural resources, जैसे कि एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, फिशिंग एट्सेट्रा। प्राइमरी सेक्टर्स वो होते हैं जिनमें जो एक्टिविटीज़, जो भी काम किए जाते हैं वो काम जो है ना डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज पे। जैसे मान लो एग्रीकल्चर के लिए जो फार्मर्स होते हैं वो डायरेक्टली रेनफॉल पे डिपेंडेंट होते हैं, जो कि नेचुरल रिसोर्स है। लैंड पे डिपेंडेंट होते हैं, लैंड कैसा है जो कि एक नेचुरल रिसोर्स है। माइनिंग के लिए भी नेचुरल रिसोर्सेज, कोल, इन सब कहाँ पे पाया जाता है, वो कोई रख नहीं सकता है ना, वो नेचर के ऊपर डिपेंड है। फॉरेस्ट्री, फिर फिशिंग, ये सारे आपके हो गए प्राइमरी सेक्टर्स। फिर सेकेंडरी सेक्टर्स देखो, द सेकेंडरी सेक्टर कंपनीज आर दोज दैट आर इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड प्रोसेसिंग। ऐसे एक्टिविटीज़ जो कि इन्वॉल्व होते हैं ऐसे कामों में जो कि मैन्युफैक्चर करना, कंस्ट्रक्शन के काम, फूड प्रोसेस के काम, ये सारे आपके सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। जैसे कि अब एक एग्जांपल देने बोला है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ कॉटन फ्रॉम कॉटन सीड्स। कॉटन सीड्स से फार्मर लोग खेती करके क्या करते हैं, कॉटन उगाते हैं, है ना। तो ये आपका एग्जांपल हो गया प्राइमरी एक्टिविटी का। फिर उस कॉटन को यूज़ करके फैक्ट्रीज़ में क्लोथ्स बनाए जाते हैं, तो ये एग्जांपल हो गया सेकेंडरी एक्टिविटी का। ठीक है, तो इस तरह से आप दोनों को बता दे सकते हो एग्जाम्पल देके। नेक्स्ट है आपका केस बेस्ड क्वेश्चंस। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें आपका है 4 मार्क्स। तो ये जो पिक्चर दिया है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है, आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड राइट द नेम ऑफ द डिफरेंट लैंडफॉर्म्स शोन इन द पिक्चर। तो ये जो पिक्चर दिया है इसमें क्या क्या लैंडफॉर्म्स आपको देखने को मिला है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं ये माउंटेन्स है ना, ये पार्ट सारा माउंटेन है और ये पार्ट आपका प्लेट्यू है और ये पार्ट जितना है सारे प्लेन्स है। तो हम लोग लिखेंगे द 3 लैंडफॉर्म्स शोन इन द पिक्चर आर, यहाँ पे 3 लैंडफॉर्म्स दिखाई दे रहे हैं, वो है आपका माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। डिफाइन ईच ऑफ द लैंडफॉर्म्स, तीनों को आपको डिफाइन करना है। तो इसमें था आपका 1 मार्क्स है, इसमें 1 तीनों को डिफाइन करने में 3 मार्क्स दिया, तो 4 मार्क्स हो गया। देखो माउंटेन्स का हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, दे आर मच हायर देन द सराउंडिंग लैंडस्केप। ये ज़्यादा हायर होते हैं, ऊंचे होते हैं। दे कैन बी रिकॉग्नाइज बाय ब्रॉड बेस, उनका ये जो बेस होता है ना ये ब्रॉड होता है, इसको बेस कहते हैं। और स्टिप स्लोप्स, ये स्टिप होता है ना स्लोप्स, एंड नैरो समिट, है ना। फिर नेक्स्ट प्लेट्यूज क्या होता है, दीज आर लैंडफॉर्म्स दैट राइजेस अप फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड एंड हैज़ अ मोर और लेस फ्लैट सर्फ। प्लेट्यूज क्या होते हैं, वो मोर और लेस थोड़ा सा फ्लैट ही सरफेस होता है, मगर ऐसा होता है, मगर सराउंडिंग लैंड से मगर थोड़ा सा ऊंचा होता है, और पहाड़ की तरह ऐसे स्टिप पूरा स्लॉप नहीं होता है ना। तो इसको ये ऐसे जगहों को हम लोग प्लेट्यूज कहते हैं।
फिर नेक्स्ट प्लेन्स हो गया, दीज आर लैंडफॉर्म्स दैट हैव एन एक्सटेंसिव फ्लैट, वो एक्सटेंसिवली पूरा फ्लैट ही होते हैं, ठीक है, एंड जेंटली अनड्यूलेटिंग सरफेस, थोड़ा भी उसमें रफ नहीं होता ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड द क्वेश्चंस गिवन एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर छूट गया है, क्वेश्चन इसमें आपका 4 मार्क्स है। ये पिक्चर आपके हिस्ट्री के 3rd चैप्टर से है ना। तो ये पिक्चर किसका है, आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड नेम इट। तो ये पिक्चर है एक रिजर्वर का, रिजर्वर मतलब यहाँ पे जो पानी स्टोर करके रखते थे, और किस जगह का है ये, धोलावीरा का है, ठीक है, धोलावीरा का है, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन का। नेक्स्ट इसी के बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, वेयर इज़ धोलावीरा लोकेटेड, आज के समय में धोलावीरा है गुजरात में आपका, ठीक है। हाउ लॉन्ग वॉज द लार्जेस्ट रिजर्वर एट धोलावीरा, धोलावीरा में सबसे लंबा लॉन्गेस्ट रिजर्वर कितना लंबा का था, वो 73 मीटर्स का था। हाउ वेयर द रिजर्वर्स एट धोलावीरा कनेक्टेड, धोलावीरा में जो रिजर्वर्स थे वो किस तरह से कनेक्टेड थे, वो अंडरग्राउंड ड्रेन से कनेक्टेड हुआ करते थे, ठीक है। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चंस भी ख़त्म हो गया। अब ये लास्ट है मैप वर्क, लोकेट द फॉलोइंग सिटीज़ ऑफ इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन इन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। तो कुछ सिटीज़ के नाम है इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के, उनको आपको मैप में बताना है कौन सा कहाँ पे है। तो सबसे पहले हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, लोथल, कलिबंगन एंड नागेश्वर, है ना, इन सबको हमें मैप में दिखाना है। तो आप इस तरह से दिखा देना कौन सा पार्ट कहाँ पे है, ये सब आप लोग अच्छे से देख लेना, ठीक है। ये अभी जो है हड़प्पा और मोहनजोदारो, ये अभी के समय में इंडिया से बाहर है, और बाकी ये सारे जो है ना वो इंडिया में ही पड़ते हैं। आप लोग अच्छे से देख लो, हड़प्पा इस साइड में आता है, मोहनजोदारो थोड़ा सा दूर है, और है ना लोथल, ये जो इंडिया का ये कॉर्नर है यहाँ पे लोथल आता है, और इस पार्ट में नागेश्वरा है ना, ठीक। गुजरात का जो ये पार्ट है यहाँ पे धोलावीरा है, और यहाँ पे राजस्थान का इस कॉर्नर पे कलिबंगन है, ठीक है। इस तरह से आप लोग 2-3 बार जब पॉलिटिकल मैप में ट्राई करोगे तो आप लोग इजीली एग्ज़ाम में कर सकोगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। ये 3rd सैम्पल पेपर था आप लोगों के PT2 के लिए, SST का क्लास 6 का। इसके बाद मैं नेक्स्ट दूसरे सब्जेक्ट्स का डालूँगी, बाकी सब्जेक्ट्स का भी किसी किसी का डाला हुआ है, इंग्लिश का, मैथ्स का, है ना, आई थिंक साइंस का भी डाला हुआ है। आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाके चेक करना और वहाँ से प्रैक्टिस करना एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और भी मैं डालूँगी, आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहना ताकि किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन पेपर मिस आउट ना हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक भी करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।